हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे स्टैटिक जीके इन हिंदी। टॉप 50 क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मैंने इसमें सारे ही क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है कटक, धनबाद, भावनगर और जमशेदपुर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा धनबाद में। केंद्रीय खनन, ठीक है, खनन धन, ऐसे याद करना इसको। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है धनबाद में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, विलिंगटन या खड़कवासला। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का खड़कवासला। खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विजय घाट कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, कावेरी, घग्गर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा यमुना नदी पर विजय घाट जो है स्थित। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, देहरादून। तो ये है राष्ट्रीय अभिलेखागार है हमारा नई दिल्ली में स्थित। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। बुलंद दरवाजा स्थित है दिल्ली, बीजापुर, हैदराबाद या फिर डी फतेहपुर सिकरी। तो इसका आंसर रहेगा डी का फतेहपुर सिकरी में रहेगा बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली। तो इसका आंसर रहेगा मुंबई में है जो है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा समय तक सेवारत मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? सबसे ज़्यादा सेवारत मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? चिमन भाई पटेल, बी भजनलाल, सी हितेश्वर सेकिया या डी ज्योति बसु। तो इसका आंसर रहेगा ज्योति बसु, डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कौन से केंद्र में स्थित है? तो पुणे, अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा या तिरुवनंतपुरम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? श्री विक्रम भाई, ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ स्थित है? यह है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो कौन सा एक लवण है जो सागरों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वह कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा सोडियम क्लोराइड। क्या रहेगा? सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा, यह लवण जो है सागरों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सागरों में सोडियम क्लोराइड, सागर सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है। तो सोडा वाटर क्या है? जल में कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है। एक ऑक्सीकारक है, एक क्षारीय प्रकृति का है, एक अपचायक है या अम्लीय प्रकृति का है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अम्लीय प्रकृति का है। क्या है? अम्लीय प्रकृति। जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो उससे कौन सा सोडा वाटर बनता है? तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से अम्लीय प्रकृति का बनता है। ठीक है, अम्लीय। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक अज्ञात गैस, हमें नहीं पता कौन सी गैस है, जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है और गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो जो लाल लिटमस है, जल में जब यह गैस घुल जाती तो लाल लिटमस नीले लिटमस में बदल जाता है और यह गैस
हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र यानी सफ़ेद धुआं जो है वह उत्पन्न करती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड या अमोनिया या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा अमोनिया। कौन सी गैस है? अमोनिया गैस ऐसी है जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है और जल में घुलकर लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देती है और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धुआं उत्पन्न करती है। तो अमोनिया गैस है ये। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो भोपाल में जो त्रासदी हुई थी वो कौन सी गैस के कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट या कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या आंसर रहेगा 12th का? 12th का रहेगा मिथाइल। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल में इस गैस के कारण त्रासदी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? तो कौन सा एक तत्व है? इनमें से ये बताना है कौन सा एक समूह, तत्वों के समूह में कौन सा है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का कारण? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम या कार्बन डाई ऑक्साइड या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो क्या आंसर रहेगा? इसका रहेगा आंसर हमारा बी। क्या रहेगा? 13 का बी आंसर रहेगा। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये 3 गैसें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में जीने के लिए। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? ऐसी कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने से ही पिघल जाती है? पोटेशियम, सोडियम, गैलियम या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर क्या रहेगा 14th का? ये हमारी गैस है जो है हाथ पर रखते ही, ये सॉरी गैस नहीं, ये धातु है। कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघल जाती? तो ये हमारी है गैलियम। क्या आंसर रहेगा इसका? गैलियम ऐसी धातु है जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती है, गैलियम। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विद्युत तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो सोडियम, मिश्र धातु इस्पात या नाइक्रोम या फिर जर्मन सिल्वर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा हमारा नाइक्रोम। क्या रहेगा? नाइक्रोम। यह नाइक्रोम जो है विद्युत तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जो है नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कौन सा कण है इनमें से? अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर 16th का रहेगा हमारा नाइट्रॉन। क्या रहेगा आंसर? नाइट्रॉन है एक आवेश रहित कण। नाइट्रॉन आवेश रहित कण। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो किस में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है यानी उपस्थित नहीं होता है, बाकी में उपस्थित होता है? तो हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या बेरिलियम। तो इसका 17th का आंसर रहेगा हाइड्रोजन में है, जो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है और हीलियम में न्यूट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होता है और बेरिलियम में न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन में नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये दो हों, तो यह तत्व की द्रव्यमान या मास नंबर कितना होगा? 2, 4, 6, 8। तो 18th का आंसर रहेगा हमारा 4। क्या रहेगा? 4 आंसर रहेगा इसका। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। साइंस, पॉलिटिकल और जो है अदर सब्जेक्ट भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। कैथोड किरणों में क्या होता है? तो कैथोड किरणों में होता है द्रव्यमान एवं आवेश दोनों। केवल द्रव्यमान, केवल आवेश, न तो द्रव्यमान होता है न ही आवेश होता है। तो 19th का आंसर रहेगा द्रव्यमान और आवेश दोनों। कैथोड किरणों में क्या होता है? द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20।
संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो क्या है भारत? राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल या राज्यों का प्रसंग या राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद के 50 अनुच्छेद करवा रखे हैं मैंने अभी, तो इसमें से हमारा आंसर रहेगा डी, राज्यों का संघ। अगर आपको अनुच्छेद पे और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर किसी और टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए प्लीज़। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल MVP मेनन या सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा KM मुंशी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 21 का आंसर रहेगा हमारा बी। ठीक है, क्या रहेगा? बी, सरदार पटेल और VP मेनन। सरदार पटेल और VP मेनन इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन या किस नाम से किया जाता है? तो कौन से दो ऐसे नाम संविधान में मेंशन है हमारे राष्ट्र के उल्लेख के लिए? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या भारत, हिंदुस्तान और इंडिया तीनों? तो इसका आंसर रहेगा भारत और इंडिया। बस ये ए आंसर रहेगा, भारत तथा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? G. ऑस्टिन, KC हैवियर या सर आइवर जेनिंग्स या D. वसु। तो इसका आंसर रहेगा हमारा जी ऑस्टिन। तो इसका रहेगा जी ऑस्टिन हैं जिन्होंने संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, जी ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा ऐसा भाग है संविधान में जो नागरिकता से संबंधित है? तो 24 का आंसर क्या रहेगा हमारा? भाग 1। जो संविधान का भाग 1 है वह नागरिकता से संबंधित है। भाग 1 संविधान का नागरिकता से संबंधित है। 25 क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता को प्रदान करता है? तो क्या नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 का क्या रहेगा? भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, तो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, या देशीकरण के आधार पर, या उपयुक्त सभी? तो भारतीय जो संविधान है नागरिकता प्रदान करता है, जन्म के आधार पर भी करता है, निवास के आधार पर भी करता है, देशीकरण के आधार पर भी करता है। तो उपयुक्त सभी आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो कौन सा ऐसा अधिनियम है जिससे राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, भारतीय सरकार, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ऐसा दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? तो संघात, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल गए हैं फ्रेंड्स, तो इसमें पजल मत होना, मैंने कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऐड किए हैं। भारत की संघ व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? तो संघ व्यवस्था ली गई है, तो कनाडा, USA, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड। 28 का आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका आंसर रहेगा कनाडा। 28 का आंसर रहेगा हमारा कनाडा से लिया गया है। क्या? संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था हमारी कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। आगे देते हैं। भारतीय संविधान में निहित अधिकारों यानी मौलिक अधिकारों की धारणा किस देश से संविधान से ग्रहण की गई? जो मौलिक अधिकार है उसकी अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, USA, रूस। तो इसका आंसर रहेगा हमारा
29 का USA, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है वह ग्रहण की है। कौन सी? मौलिक अधिकार, संविधान में निहित अधिकार, मौलिक अधिकारों की अवधारणा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। और संघात्मक व्यवस्था ली है हमने कनाडा से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म और मृत्यु बताइए। 1886, 1951, 1891, 1956, 1877, 1991, 1889, 1961। तो 30 का क्या आंसर रहेगा? 1891, 1956। 1891 में जो है भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ 1891 में, और उनकी मृत्यु हुई 1956 में। ठीक है, कब हुई? 1956 में उनकी मृत्यु हुई और 1891 में उनका जन्म हुआ। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है? तो किस वर्ष में जन गण मन है जो भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो 1948, 1949, 1950, 1951। तो 31 का आंसर हमारा क्या रहेगा? 1950। 1950 में है जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वह अपनाया गया 1950, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं 32 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य JV कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, या ये सभी? तो क्या आंसर रहेगा? 32 का आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? संविधान के भाग 4, भाग 5, भाग 2, भाग 3। तो इसका आंसर रहेगा जो है भाग 3 में। भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में क्षमता के अधिकार का प्रावधान है? तो क्षमता के अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो 34 का क्या आंसर रहेगा? अनुच्छेद 14। जो अनुच्छेद हमारा 14 है उसमें समता के अधिकार का प्रावधान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो समान नागरिक संहिता जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, गोवा, मिजोरम। समान नागरिक संहिता हमारे गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। ये हो गए हमारे 35 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। केवल 50 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 का, या अनुच्छेद 25, या अनुच्छेद 33 का? तो क्या इसका आंसर रहेगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 36 का आंसर रहेगा अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 39 का में जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है अनुच्छेद 39 का में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में राज्य को, जो राज्य होता है उसको ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 78। तो 37 का आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 40 ऐसा है। अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है।
राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया अनुच्छेद 40 में। आगे चलते 38 क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है। तो क्या है? जीवों के जो जीव होते हैं उनके वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? वंश, कुल, जाति, संघ। तो जाति है हमारा 38 का आंसर रहेगा जाति। जाति सबसे छोटी है इकाई है, ठीक है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में। आगे चलते 39, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। कैरोलिस लिनियस या हैकल या कोपलैंड, RH हैविटेकर। तो क्या आंसर रहेगा इसका? 39 का आंसर हमारा क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा डी, RH हैविटेकर आंसर रहेगा। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति RH हैविटेकर। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। जंतुओं तथा पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? जंतुओं और पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। पदानुक्रम, वर्गीकृत या फिर आकृति विज्ञान या आनुवंशिक। तो इसका आएगा वर्गीकी, ठीक है, वर्गीकी। ये रहेगा जंतु और पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो कौन सा ऐसा जो जीव है मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? जीवाणु, नील रहित शैवाल या माइकोप्लाज्मा या कवक। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 41 का आंसर हमारा रहेगा कवक। जो कवक है यह जो है जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है कवक। जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा ये मोनेरा जगत में शामिल है, लेकिन कवक मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। तो जो कोशिका है उसका जो जीवित अंश होता है उसको जीव द्रव्य कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। तो इसमें से किसे शामिल किया जाता है? कोशिका द्रव्य को, केंद्रक द्रव्य को और अन्य कोशिकांग को। तो तीनों ही आएंगे, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग को, तीनों को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें मिलेगा कोशिका द्रव्य, फिर बी मिलेगा केंद्रक द्रव्य, फिर सी मिलेगा, ये 2 मिल जाएंगे, तो डी पे ये तीनों मिलेंगे। तो तीनों आपको याद रखने हैं, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जागर कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा जो कोशिकांग होता है उसको कोशिका का ऊर्जागर कहते हैं? तो राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी काय को या लाइसोसोम को। तो इसका आंसर रहेगा 43 का आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी कोशिकांग है जिसको कोशिका का ऊर्जागर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। तो कोशिका की आत्महत्या की जो है सुसाइड बैग जिसको कहते हैं वो क्या है? राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर गोल्गी कॉय। तो इसका आंसर क्या रहेगा 44 का? इसका आंसर रहेगा लाइसोसोम। ऐसा है, क्या है? लाइसोसोम ऐसा कोशिकांग है जिसको कोशिका की आत्महत्या की जो थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो जो मानव शरीर होता है उनकी किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? यकृत कोशिकाओं में, श्वेत कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में, मांसपेशीय कोशिकाओं में। तो क्या आंसर रहेगा? 45 का आंसर रहेगा जो इसका है 45 का रहेगा लाल रक्त
लाल रक्त कोशिकाओं में है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। यकृत कोशिकाओं में, श्वेत कोशिकाओं में और मांसपेशी यह कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग को डीएनए पाया जाता है? तो कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त, जो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके अलावा अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है और कौन सी में पाया जाता है? गोल्जीकाय या लाइसोसोम या तौरकाय या डी माइटोकॉन्ड्रिया? तो 46 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। एक ऐसी जो है कोशिका है जिसमें डीएनए पाया जाता है और कोशिका के केंद्रक में भी यह पाया जाता है डीएनए। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? तो गुणसूत्र किसका परिवर्तित रूप है? क्रोमेटिन, धागो, डीएनए, आरएनए या जीन? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर रहेगा हमारा क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमोटिन, इसका आंसर रहेगा क्रोमोटिन, धागो। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 48 पर। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जीवाणु होता है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फ्लेमिंग ने, टैमिन ने, लैम्बन ने या फिर ल्यूवेनहॉक ने? तो क्या आंसर रहेगा इसका? ल्यूवेनहॉक। क्या रहेगा? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। तपेदिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो तपेदिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम या डेप्लोकोक्स या फिर स्ट्रेटोमाइसिस? तो क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जल्दी से आप गेस कीजिए। तो क्या रहेगा? इसका रहेगा माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, तपेदिया नामक रोग माइकोबैक्टीरियम जीव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पौधा है, तो सबसे ऊंचा पौधा क्या है? तो जल्दी से सोचो, क्या है विश्व में सबसे ऊंचा पौधा? यूकेलिप्टस या पिरोकार्स या फिर पॉलीएल्पिया या फिर डी टेक्टोना? तो क्या आंसर रहेगा 50 का आंसर है हमारा रहेगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस एक ऐसा पौधा है जो विश्व में सबसे ऊंचा पौधा है। यूकेलिप्टस याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए, और ऐसे ही हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते रहेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जनरल नॉलेज में, जीके में। तो प्लीज़ वीडियो 8 बजे हमारी डेली क्लासेस रहती हैं, तो आप प्लीज़ क्लास को अटेंड कीजिएगा। बहुत फ़ायदा होगा क्लास का, क्योंकि हरियाणा जीके जो हमने की थी ऑलमोस्ट नहीं 99% वही जीके थी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।